तो आज के वीडियो में बेटा बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी ये, मैंने सोचा चलो बनाते हैं इसके आज की वीडियो को। तो आप लोग बेटा देखते होंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उनको चाहिए एनर्जी। जितने भी ऑर्गेनिज़म उनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए अपनी बॉडीज़ की बहुत सारी ढेर सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। लाइक प्लांट्स को भी चाहिए एनर्जी, है ना, तभी तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करेगा। और उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ठीक है, अब ये एनाबॉलिक क्या होता है एंड कैटाबॉलिक क्या होता है? देखो बेटा, जब कोई चीज़ जुड़ रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक। जब किसी रिएक्शन में कोई चीज़ टूट रही होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक। याद रखना कि द एनाबॉलिक इज़ अ इंडरगोनिक प्रोसेस। ये क्या होता है? इंडरगोनिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी डिपेंडेंट होती है। जबकि जो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो यूजली एक्सरगोनिक होती है जिसमें एनर्जी का यूज़ होता है। ठीक है, एनर्जी जो होती है उसमें यूटिलाइज़ की जाती है। तो आज हम बात करेंगे रिस्पिरेशन की। तो रिस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस टूट रहे होते हैं। अब क्या टूट रहा होगा, चलो हम लोग देखते हैं। So in which the cells oxidize organic substance glucose with help of oxygen and releasing carbon dioxide and water or energy absence of oxygen anaerobic using ethyl alcohol। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। दो भाई, रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम लोग कैटाबॉलिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं या फिर इसको बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। भाई हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हम लोग जो दाल चावल रोटी जो भी दुनिया भर का सामान खाते हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं ग्लूकोज मिला होता है। अब वो ग्लूकोज जो है, जो हमारा खाना है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। उसके बाद ग्लूकोज जो है जब हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। किस में टूटता है? तो हमारा जो भाई एरोबिक रिस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं एंड वाटर जो है वो भी रिलीज़ हो रहा होता है। और इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जो है रिप्रोडक्शन जो भी रिस्पिरेशन होता है उसमें जो फॉर्मेशन होता है क्या बनता है? एथिल अल्कोहल बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर आपको दो प्रोसेस दिखाई दे रहे हैं। एक में ग्लूकोज जो है हमारा टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसको हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन बोलेंगे। सेकेंड हम लोग का जो इक्वेशन है वो है उसमें भी ग्लूकोज टूट रहा है ना, इसमें भी हमारा लेकिन एनारोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है। मैं आपको टूल के ज़रिए समझाती हूँ, 1 मिनट बताती हूँ मैं किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। तो देखो, ये वाला प्रोसेस जो है ना, कहाँ गया ये वाला प्रोसेस? ये प्रोसेस आपको पूरा लर्न कर लेना है। ये दोनों प्रोसेस C6H12O6CO2 जिसमें हमारा इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है इसका? ग्लूकोज, जो आप लोग देख रहे हो, है ना। ग्लूकोज जो है वो टूट रहा है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है। यहाँ पर आपको ऑक्सीजन भी दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन भी है ना। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंस है। तो इतनी बात समझ में आ गई। एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है उसमें क्या होगा भाई? उसमें हमारा ऑक्सीजन का यूज़ होगा। और एनारोबिक रिस्पिरेशन भाई क्या है? जिसमें हमारा ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होगा। अब चलो यहाँ पर आते हैं कि देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पिरेशन। 3 कैरेक्टर हैं क्या है रिस्पिरेशन की। पहला तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। पहला क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है ना कोई भी चीज़, तो वैसे ही पहला जो है ब्रेकिंग डाउन होता है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज जो है वो टूटता है। इट डज़ नॉट ऑकर इन सिंगल स्टेप। जो हमारा ग्लूकोज का टूटना है वो किसी सिंगल स्टेप में नहीं होता है भाई, एक केमिकल स्टेप है जो कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं। दिस स्टेप आर ऑकर इन 2 मेजर फेज। फर्स्ट फेज़ को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज जो है हमारा पायरेट में टूटता है ऑकरिन इन साइटोप्लाज्म। ये जो वाला प्रोसेस होता है, ये याद रखना, ये वाला जो प्रोसेस होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस वाला, जो ग्लूकोज हमारा टूट रहा है पायरेट में, तो ये हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? हमारा साइटोप्लाज्म में बॉडी के। ठीक है, फिर दूसरा देखो क्रेब्स। दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल, जिसमें हमारा पायरेट, अब जो पायरेट टूटा वो पायरेट भी जो है वो रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड NH2O एंड ATP। ये वाला जो प्रोसेस होता है ये हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। जो ग्लाइकोलाइसिस होगी वो किस में होगी भाई? वो हमारी होगी साइटोप्लाज्म में। और क्रेब्स साइकिल जो होगी वो हमारी किस में होगी? ये हमारी होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको ये दोनों स्टेप याद कर लेने हैं। एंजाइम, अब भाई कुछ ना कुछ जो है हम लोग का बन रहा है, टूट रहा है मेनली, तो उसमें हमारा एंजाइम भी रिलीज़ होगा। ईच ब्रोकन डाउन स्टेप ड्यू टू द पर्टिकुलर एंजाइम। ये जो कुछ भी टूट रहा होता है ना, वो एक पर्टिकुलर एंजाइम की वजह से टूट रहा होता है। दूसरा चीज़ तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। यहाँ पर उस एंजाइम का नाम नहीं याद करना है, एक पर्टिकुलर एंजाइम का नाम आपको अभी नहीं पढ़ना है।
ठीक है, उसको आप लोग आगे हायर क्लास में पढ़ोगे तो आप लोग को जानना नहीं है। तीसरा है हमारा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज़ हो रही है या यूज़ हो रही है। एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है ब्रेक डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ हीट बट अ लार्ज पार्ट इन कन्वर्टेड टू इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब हीट नहीं बन रही, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यहाँ पर हमारा जो कन्वर्ट हो जा रहा है, जो हम लोग की एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, है ना। आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नॉट बी क्रिएटेड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको बस हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो एनर्जी है यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है हमारी कन्वर्ट हो जा रही है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग को याद कर लेना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। आप लोग को ये वाला दोनों आप लोग को जो इक्वेशन है वो लर्न कर लेना है, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखना है रिस्पिरेशन वर्सेस कंबस्टन। रिस्पिरेशन एंड कंबस्टन में क्या डिफरेंस है बेटा, चलो देखते हैं क्या डिफरेंस है। पहला तो है Lavoisier pointed that both respiration and combustion, burning of coal wood and oil, are similar to several respects, but they also differ from each other. Various similarities and differences between respiration and combustion summarized. Lavoisier ने ये पॉइंट आउट किया कि respiration and combustion दोनों ही जो है प्रोसेस में कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होती है और कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती है। तो हम लोग को सिर्फ डिफरेंसेस पढ़ने हैं। डिफरेंसेस क्या क्या है चलो देखते हैं। पहले सिमिलरिटीज़ दी हैं तो पहले सिमिलरिटीज़ को देखते हैं। इट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पर हमारा रिस्पिरेशन में भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ठीक है ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सही बात है। कंबस्टन में भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। दूसरा पॉइंट है कि ऑक्सीजन यहाँ पर यूटिलाइज़ की जा रही है रिस्पिरेशन में, कंबस्टन में भी ऑक्सीजन का यूज़ होता है। बिना ऑक्सीजन के है तो कुछ जलेगा ही नहीं, है ना, जलेगी ही नहीं आग। फिर है हमारा तीसरा पॉइंट कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं रिस्पिरेशन में, सही बात है। और कंबस्टन में भी हमारा क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर जो होता है प्रोड्यूस होता है, धुएं के रूप में निकलता है ना। फिर है एनर्जी जो है स्टोर हो रही होती है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज़ रिलीज्ड, एंड कंबस्टन में भी एनर्जी रिलीज़ होती है। कंबस्टन यानी कि जब जो है कंबस्टन होता है, किसी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो उससे एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी वहाँ से निकलती है ना। चलो अब आते हैं अपना हमारा जो 6.1। चलो अब हमारा है रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में, चलो देखते हैं। सो बेसिकली जो रिस्पिरेशन है वो क्या है भाई, एक केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्टेड टू पार्शली हीट एंड पार्शली स्टोर्ड एज एटीपी। जबकि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में एंड स्टोर होती है बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज के बॉन्ड्स में रिलीज़ होती है ना, स्टोर होती है। फिर है हमारा सेकेंड पॉइंट रिस्पिरेशन में कि इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वेट। इसमें क्या होता है, लॉस होता है वेट का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, रिजल्ट इन वेट गेन। इसमें क्या होता है, वेट गेन होता है, मतलब हम लोग क्या करें, खाना खा रहे हैं, एनर्जी मिल रही है, फूड जो अपना खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें एनर्जी मिल रही है और इसमें एनर्जी लॉस हो रही है, वेट लॉस हो रहा है बेसिकली। रिस्पिरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज़ कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इसमें कुछ ना कुछ टूट रहा होता है। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके दौरान ग्लूकोज बन रहा होता है। एक के दौरान ग्लूकोज टूट रहा है और दूसरे के दौरान ग्लूकोज बन रहा है। तो किसके दौरान टूट रहा है, रिस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है एंड देन फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट। अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वही वो लाइट पे डिपेंडेंट है, लाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, खाना बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन जो हम लोग का सांस लेने का प्रोसेस है वो तो हम नहीं रोक सकते ना, सांस नहीं लेंगे तो भाई ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। तो कि होता क्या है कि रात के समय जो प्लांट्स वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो है जो रात के समय प्लांट्स होते हैं वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करने लगते हैं, यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, उनको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन वो लोग छोड़ते हैं। लेकिन रात के समय क्योंकि उनको प्रॉपर्ली जो है उनको जो है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने लगते हैं, रिलीज़ करने लगते हैं और ऑक्सीजन को लेने लगते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि रात के समय ड्यूरिंग द नाइट आपको स्लीप नहीं करना चाहिए पेड़ के नीचे, क्योंकि भाई उस समय हमारा जो पेड़ है उसको भी चाह रहा है, क्या चाह रहा है, उसको भी ऑक्सीजन चाह रहा है और हमें भी ऑक्सीजन चाह रहा है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग को दिक्कत हो सकती है। तो अब दूसरी बात कि मैं बता रही थी कि कभी कभार आपको पता है कि हम लोग भी यानी कि ह्यूमन बींग्स भी एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं। एनारोबिकली रिस्पायर हम क्यों करते हैं,
ये आप लोग के बुक में मैंने लिखा नहीं है कि है या नहीं, बट मैं बता देती हूँ कि देखो क्या होता है कि जब हम लोग बहुत सारी मसल्स एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, यानी बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर ली, या कुछ भारी सा सामान उठा लिया, या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ लिए, तो देखते हो सांस एकदम ऊपर नीचे होने लगती है, हम लोग की सांस फूलने लगती है। तो उस समय, उस दौरान हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारे जो रिस्पिरेशन हमारे अंदर होता है वो एनारोबिक होता है। और हमारे अंदर एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड एक जगह जमा होने लगता है, क्योंकि प्रॉपर्ली ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। लैक्टिक एसिड का जमाव होने लगता है हमारी बॉडी में, एक्यूमुलेशन ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना। इसी वजह से हमें कभी कभार मसल क्रैम्प्स होते हैं, यानी कि हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है ना, ड्यूरिंग एनारोबिक रिस्पिरेशन। सो चलो अब देखते हैं कुछ पॉइंट इसमें हैं, जैसे कि पहला पॉइंट तो है कि एक्सपेरिमेंट दिया है कि रिस्पिरेशन को कैसे आप पता लगाओगे। यू डिमोन्स्ट्रेट द एरोबिक रिस्पिरेशन इज सीड में कैसे आप पता लगाओगे कि एरोबिक रिस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, चलो अपना देखते हैं रिस्पिरेशन एंड रिस्पिरोमीटर। रिस्पिरोस्कोप जो होता है वो एक अपरेटस है जो कि पता लगाता है कि रिस्पिरेशन का प्रोसेस कैसा हो रहा है, यूज़ किया जाता है। एंड रिस्पिरोमीटर जो है वो अपरेटस है जो यूज़ किया जाता है मेजरिंग द रेट ऑफ रिस्पिरेशन, मतलब कितने रेट से, कितने दर से जो है हमारा रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है। फिर देखो क्या किया गया है, एक ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं बताती हूँ कि डिमोन्स्ट्रेट द एनारोबिक रिस्पिरेशन इज जर्मिनेटिंग सीड। यहाँ पर आपको एक अपरेटस लेना है, क्या लेना है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेना है, स्लाइटली डीप पेट्री डिश लेना है, एंड मरकरी जर्मिनेटिंग सीड लेना है, क्रिस्टल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। प्रोसीजर क्या है कि आपको मरकरी में जो है टेस्ट ट्यूब में मरकरी डाल देना है, और उसके बाद उसको उसके माउथ में टेस्ट ट्यूब में इन्वर्ट करके उसको पेट्री डिश पे रख देना है। अब होगा क्या, जर्मिनेशन सीड जब उसमें आप डालोगे तो लीव जो अपरेटस जो है वो, है ना, वो क्या होंगे, आप नोट करोगे टेस्ट ट्यूब में कि वो मरकरी टेस्ट ट्यूब जो है वो फॉल्स गैस फिल्ड स्पेस एंड लीव अपीयर्स। उसमें क्या होगा, धीरे 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 आप लोग देखोगे जर्मिनेशन सीड में वो गैस जो होगी वो अपीयर दिखाई नहीं लगी आपको। इट इज पासिस और प्रेशर ऑफ मरकरी, थियर बाई मरकरी इज द फॉल स्लाइटली एंड टेस्ट ट्यूब again and introduce a crystal of potassium hydroxide in its mouth, and after some time लेवल ऑफ मरकरी राइजेस अगेन एंड प्रिवलेस लेवल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मरकरी का लेवल जो है वो धीरे 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 क्या होगा, बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर इसमें और इसमें, इसमें डायग्राम में दिखाती हूँ, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कितना ज़्यादा डिफरेंस है आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। आपको इन दोनों डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिकली कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर हम लोग का जर्मिनेशन सीड लगाया गया है, इधर भी जर्मिनेशन सीड है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है इधर रिलीज़ हो रही है, और ये मरकरी का जो लेवल है इधर एक तरफ घट रहा है, एक तरफ थोड़ा सा बढ़ रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। चलो अब हमारा है एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट द अल्कोहलिक फॉर्मेशन एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये एक्सपेरिमेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है। फिर है चलो अभी क्या है आप लोग में, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स। कैसे पता लगाओगे कि आप लोग कैसे प्रूव करोगे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है रिस्पिरेशन के दौरान ग्रीन प्लांट्स में। तो पहली बात आप लोगों को जो एपरेटस लेना है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि यू ट्यूब कंटेनिंग सोडा लाइम लेना है, 2 बॉटल्स कंटेनिंग क्लियर लाइम वाटर लेना है, 1 बेल जार लेना है इनक्लोजिंग अ पॉटेड प्लांट, ब्लैक क्लॉथ लेना है, वैसलीन लेना है, एंड डिलीवरी ट्यूब लेना है ना। प्रोसीजर क्या है भाई कि हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, पहले तो वैसलीन लेंगे और उसको बेली जार में जो है मार्केट करेंगे राइट पे, उसके बाद कनेक्ट करेंगे उसको बेली जार पे, एंड देन फिर 2 बॉटल्स लेंगे बी एंड डी वाली, कंटेन करेंगे उसमें कंटेनिंग क्लियर लाइम वाटर उसमें लेंगे, और उसमें लगाने के बाद एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक में हम लोग प्लांट्स को रख रहे हैं और उसके ऊपर जार को फिल कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे जहाँ पर लाइम वाटर है, जो यहाँ पर कॉर्क लगा दिया गया, जहाँ पर हम लोग कॉर्क लगाए हुए हैं वहाँ से क्योंकि एयर पास आउट नहीं हो पा रही है ना, एयर पास आउट नहीं हो पा रही है तो प्लांट्स जो है वो ठीक से रिस्पायर नहीं कर पाएंगे, पास नहीं हो पाएगा वहाँ पर से जो लिक्विड है। एंड कंटेनिंग सोडा लाइम वाली बॉटल जो है वहाँ पर रेस्पिरेटरी रिलीवर वहाँ पे पार्ट्स हो रहा है। सो ये इंश्योर करना है कि कहीं से भी लीकेज ना हो, बेली जार में हम लोग कॉर्क को अच्छे से फिट कर देना है। देन हम लोग देखेंगे कि जो लाइम वाटर है बॉटल में वो टर्न्स हो रहा है मिल्की, यानी इसका कलर जो है मिल्की कलर हो जा रहा है, दूधिया रंग हो जा रहा है। तो वही इंडिकेट करता है कि भाई हमारा जो भी है यहाँ पे अपने अपरेटस लगाया है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये पता लगाता है, ठीक है। क्योंकि अगर उसका कलर जो है लाइम वाटर का हमारा वाइट दूधिया हो गया, ठीक है, दूध जैसा हो गया, मिल्क जैसा हो गया, दैट इज़ इंडिकेट द कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है।
लाइव वाटर बी रिमेन क्लियर। वो जो है आप दूसरा वाला देखोगे कि इसमें जो है लाइव वाटर आपको एकदम नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ पर टर्न नहीं हो रहा है मिल्की वाला पहले वाले में। तो हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, बिकॉज वहाँ पर यूट्यूब को एकदम कॉर्क को बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट को के ज़रिए समझ सकते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आप लोग को, बस आप लोग को एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं, 1-2 एक्सपेरिमेंट, है ना। उसके बाद है आप लोग को प्रोसीजर, और कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ने हैं। तो ये चैप्टर आप लोग को बहुत छोटा था। एक और एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर प्रूव करना है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये पिक्चर क्लियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली मैं बता देती हूँ डायग्राम से आप लोग को कि यहाँ पर 2 फ्लास्क लिए गए हैं जिसमें जर्मेशन सीड को डाला गया है ना। अब आप देखो कि एक में बॉयल्ड सीड ली गई है, किल्ड सीड ली गई है, बॉयल सीड ली गई है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया है, टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ाया गया है। पहले वाले में, फर्स्ट वाले में प्रोसीजर में टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया है, थर्मोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, एंड दूसरे में टेम्परेचर जो है वो बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे हम लोग, रैपिड इन टेम्परेचर इज़ ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम वेयर एज थर्मोमीटर शोज द नो चेंज इन द टेम्परेचर। इन्फ्लुएंस इट प्रूव द रिस्पिरेशन जो है यहाँ पर हम लोग प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, तो इसका इन्फ्लुएंस कि प्रूव द रिस्पायरिंग सीक्रेट सीड्स ऑफ हीट, यानी कि जब उसको हीट मिल रही है, उसको हीट मिल रही तो वो क्या कर रहा है, रिस्पायर कर रहा है ना। उसको हीट मिली तो रिस्पायर कर रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है, बट यहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या है, वो एकदम टिका हुआ है एक जगह पर। वेयर एज थर्मोमीटर शोज नो चेंज इन टेम्परेचर, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मीन्स वहाँ पर हमारा कुछ भी प्रोसीजर नहीं हो रहा है। एंड जहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है शुड भी, तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सीड जो है वो धीरे धीरे उसमें आपको कोई भी चेंजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जर्मेटिंग सीड में आपको दिखाई देंगे चेंजेस, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हम लोग का पूरा फिनिश हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर जो है पूरा फिनिश हो गया है। इसमें बस एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट है और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादातर। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।